वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जो सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप मैरिज एंड फैमिली के अंतर्गत अप्रोचेस टू स्टडी किनशिप है, उसके अंतर्गत सांस्कृतिक दृष्टिकोण या कल्चरल अप्रोच के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है अध्ययन का। और हम सबको मालूम है कि जो संस्कृति है वह एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसने मनुष्य को जानवर से मनुष्य बनाया। मानव समाज की उत्पत्ति और मनुष्यता की उत्पत्ति में संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से भी हम समाज के विकास को और उसके अंतर्गत नातेदारी को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम ये समझें कि संस्कृति क्या है, और इसके भीतर हम संस्कृति की परिभाषा और उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में संक्षेप में समझेंगे। और फिर संस्कृति के माध्यम से समाज के विकास को और किनशिप व्यवस्था और उसके अंतर्गत विवाह एवं परिवार की व्यवस्था को समझने का जो प्रयास किया गया उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और इसके भीतर जिसे हम कहते हैं संस्कृति के संवर्धन का सिद्धांत, थियरी ऑफ कल्चरल ग्रोथ, और उसके भीतर मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उद्विकासवाद, इवोल्यूशन का सिद्धांत, और फिर प्रसारवाद का सिद्धांत, डिफ्यूजनिज्म, और थियरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन या सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांतों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है इन्होंने समाज को और संस्कृति के विकास को समझाया है, और कैसे संस्कृति के माध्यम से समाज के विकास को समझने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले संस्कृति क्या है? टायलर की अगर हम परिभाषा लें तो टायलर ने क्या कहा था कि संस्कृति जो है एक संपूर्ण जटिलता है ना, संपूर्ण जटिलता जिसके भीतर सब कुछ व्यक्ति का आ जाता है, जिसमें उसकी मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं, वस्तुएं जिनका उपयोग करता है, वो सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। जो भी चीज़ व्यक्ति अपने उपयोग में लेता है वो सब उसकी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे प्रकार से ऑकबर्न ने संस्कृति के 2 भाग किए। एक उन्होंने कहा कि भौतिक पक्ष होता है, एक अभौतिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम उपयोग में लेते हैं वो सब आती हैं। अभौतिक वह हैं जो हमारे विचार हैं, मूल्य हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सब उसके भीतर आती हैं। तो जब जो संस्कृति जो शब्द है वह उसके लिटरेरी मीनिंग कुछ और होता है, और साहित्य में हम उसका अलग तरीके से प्रयोग में लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है संस्कारवान होना, जो संस्कारित हो, जो अच्छे विचारों वाला हो, उसको हम सुसंस्कृत कहते हैं। लेकिन जो आपका जब हम सोशियोलॉजी में संस्कृति का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य जो सामान्य जो प्रयोग है सामान्य बोलचाल की भाषा का, या चाहे सांस्कृतिक या साहित्यिक प्रयोग में लिया जाने वाला जो अर्थ है उससे अलग है। और जो इसी प्रकार से नृतत्ववेताओं ने, मतलब जिन्होंने एथनिसिटीज़ का अध्ययन किया है, उन लोगों ने संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न तरीके से किया है। और जैसा कि मैंने अभी टायलर की बात की, टायलर ने क्या कहा, और बल्कि मालिनोव्स्की का भी अगर हम उल्लेख करें इस संदर्भ में, तो मालिनोव्स्की ने कहा कि मतलब संस्कृति वह हिस्सा है, वह भाग है समाज का जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का माध्यम है। जो भी हमारी आवश्यकताएं, नेसेसिटीज़ हैं, वो हम संस्कृति के माध्यम से पूरी करते हैं। तो इसी प्रकार से मेरठ ने संस्कृति को संप्रेषणीय प्रबुद्धता के रूप में परिभाषित किया है।
वो इंटेलेक्चुअलिटी है जो जो एक्सप्रेस होती है, संप्रेषित होती है, कम्युनिकेट होती है एक से दूसरे तरफ। और ये संस्कृति जो है वो कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, ये डायनामिक है, ये बदलती रहती है और धीरे धीरे बदलती है, लेकिन निश्चित रूप से बदलती है। जो भौतिक पक्ष है वो जल्दी बदल जाता है, जो भौतिक पक्ष है वो थोड़ा सा समय लेता है बदलने में। हाँ, लेकिन और इस प्रकार से अस्थायित्व भी देती है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने प्रकृति के साथ, समाज के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तादाद में स्थापित कर पाते हैं, और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। और हस्तांतरित होने के साथ साथ ये बढ़ती भी रहती है। इसमें सुधार भी होता रहता है। जो कुछ रिडंडेंट पार्ट होते हैं, अनावश्यक चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे छूटती जाती हैं और नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, हर्ष कोवित्ज़ ने कहा कि संस्कृति को परिभाषित करते हुए कि जो संस्कृति का, जो प्रकृति का जो संशोधित भाग है, अंश है, वही संस्कृति है। पर्यावरण का या प्रकृति का, पर्यावरण का सुधरा हुआ जो भाग है, संशोधित जो भाग है, वो संस्कृति है। यानी कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है, लेकिन उसको उसी रूप में नहीं लेता है, उसमें संशोधन करता है। तो जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, जो भी उपादान हम बनाते हैं, चाहे घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे द्वारा उपयोग में ली जाती हैं, वो प्रकृति से ली जाती हैं, और उसमें उसको निर्मित करने में, उसको संशोधित करने में, उसको उपयोग के योग्य बनाने में बहुत सारा ज्ञान, हुनर, कौशल लगता है, और उसके पीछे हमारी अपनी आवश्यकता होती है। और वह जो ज्ञान होता है वो भी संस्कृति का हिस्सा होता है, जो निर्मित वस्तु है वो भी संस्कृति का हिस्सा है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि वो ज्ञान भी हम अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, ताकि वो भी अपना जीवन हमारी तरह ही सुविधाजनक तरीके से जी सकें। और फिर जो अगली पीढ़ी आती है, वो अगली पीढ़ी भी उसमें अपने हिसाब से जो बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से कुछ उसमें संशोधन करती है। तो इस प्रकार से संस्कृति में परिवर्तन भी होता रहता है। संस्कृति के लक्षण की बात करें तो जो नृतत्व शास्त्री हैं वो संस्कृति की परिभाषा ही नहीं देते, बल्कि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा संस्कृति के लक्षणों के बारे में कुछ सामान्यीकरण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि जैसे इथॉन्स एंड ईडांस की बात करते हैं, क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्ष के बारे में बताया, जिन्होंने कहा इथॉस एंड ईडांस। संस्कृति के जो रचना तत्वों से प्रकट होने वाला इसका औपचारिक जो व्यक्त रूप है वो ईडांस है। रचना तत्वों की संपूर्णता की तुलना में इथांस जो है वो संस्कृति का क्रिया साध्य है, जो इसके गुण, इसकी प्रेरक मान्यताओं, इनकी थीम्स, इसकी अभिरुचियों को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कल्चर, मतलब निहित कल्चर और व्यक्त जो संस्कृति, निहित संस्कृति और व्यक्त संस्कृति। क्लुकहोन का मत है इस संदर्भ में कि लोगों के जीवन की प्रत्येक वस्तु जो होती है वह केवल अवलोकन के द्वारा ही, जो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, अपने जो संवेदी जो अंग हैं, जो अनुभव ग्रहण करते हैं, केवल उसके द्वारा ही समझी नहीं जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे अप्रकट तत्व भी होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं या वो हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन हम उसको फिजिकली या अपने अंगों के माध्यम से उनको नहीं महसूस कर सकते हैं, है ना। उनका प्रत्यक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे मनोवेग के रूप में हो सकते हैं और हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं हो सकती हैं जो संस्कृति का हिस्सा होते हैं। तो ये संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, और जिसमें हम क्लुकहोन और क्रोबर के बारे में बात की। अब संक्षेप में हम थोड़ा सा संस्कृति संवर्धन के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उद्विकासवाद,
इवोल्यूशनिज्म का। और उद्विकासवाद के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुख्य जो स्थापना है उद्विकासवाद की वो ये है कि संस्कृति का जो विकास है वह भी उद्विकास के नियमों को लागू करता है। यानी कि संस्कृति का विकास जो है किसी भी समाज में वह एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से चरणबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से होता है, और यानी कि वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी सोसाइटी में जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज में आ जाएगा तो वहाँ पे एक ख़ास किस्म की संस्कृति स्वतः ही अपने आप ही विकसित हो जाएगी। ये उद्विकासवादी अवधारणा है संस्कृति के विकास को लेकर के। और उसी प्रकार से हम अगर प्रसारवाद की बात करें तो प्रसारवाद में भी जो है अलग अलग किस्म के उसकी धाराएं थीं। जैसे अमेरिकन प्रसारवादी थे, फिर यूरोपीय प्रसारवादी थे। और लेकिन प्रसारवादियों का थोड़ा सा मत जो है संस्कृति को लेकर के विकास को लेकर के भिन्न है। वो ये कि संस्कृति का जो प्रसार है वह मानवीय सभ्यताओं के संपर्क के कारण हुआ। कि संस्कृति के कुछ तत्व जो हैं जब हम जो मानवीय समाज एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कुछ उस संपर्क में आने के कारण एक समाज की जो कुछ संस्कृति होती है उसका कुछ हिस्सा दूसरी संस्कृति में चला जाता है। तो इससे जो है वो ये एक तरीके से जो सिद्धांत है उद्विकास का, हाँ, उसको एक तरीके से निगेट करता है। तो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समाज में जो विकास हुआ है वो केवल स्वतंत्र रूप से ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है, बल्कि मानवीय संपर्क के कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ जाने के कारण भी हस्तांतरण के कारण भी हुआ है। और तीसरा जो सिद्धांत है वह है सांस्कृतिक एकीकरण का। और सांस्कृतिक एकीकरण का मानना ये है कि जब संस्कृतियाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो किसी कारणवश मिले, चाहे कल्चरल कांटेक्ट हो या पॉलिटिकल वॉर के कारण एक मानव समाज दूसरे मानव समाज के ऊपर या एक जाति दूसरी जाति के ऊपर अधिकार कर ले, तो जिन भी कारण से होता हो वो धीरे धीरे समाज के भीतर कुछ प्रक्रियाएं ऐसी बनती हैं जिसमें विभिन्न जो तत्व हैं, जो अवयव हैं, जो अलग अलग किस्म के हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं और मिल करके एक एकीकरण करते हैं। एक संस्कृति का, एक समेकित संस्कृति का निर्माण जो है वहाँ के समाज के लिए करते हैं, जिसमें जिनकी जो ऐतिहासिक दृष्टि से अलग अलग समुदाय हो सकते हैं, अलग अलग उनकी हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में वो मिल करके एक संस्कृति का निर्माण करते हैं और उसमें रहते हैं। और उसके अलग अलग एकीकरण के, सांस्कृतिक विलय के या एकीकरण के अलग अलग रूप हैं, जैसे पर संस्कृति ग्रहण है या एकीकरण है या व्यवस्थापन है, वगैरह वगैरह अलग अलग प्रक्रियाएं संस्कृति की चलती हैं। और इस प्रकार से जो है संस्कृति का एकीकरण और विकास समाज में होता है। तो ये एक दृष्टिकोण है कल्चरल पर्सपेक्टिव, समाज को या संस्कृति को या क्या कहते हैं किनशिप, नातेदारी, विवाह एवं परिवार के विकास को देखने का एक नज़रिया है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जो जेंडर पर्सपेक्टिव है, हाँ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें।